वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 12 जनवरी 2022। तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल जलीकट्टू के बारे में है। जलीकट्टू को अभी हाल ही में वेल्लोर और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में जो कि तमिलनाडु के हैं बैन कर दिया गया। क्यों बैन किया गया? इसे बैन करने का रीज़न राइट नाउ कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस हैं, क्योंकि इससे गैदरिंग्स होंगी और पेंडेमिक के फैलने का खतरा बढ़ेगा, एंड दैट वाज द रीज़न। बात करते हैं जलीकट्टू के बारे में। जलीकट्टू जनवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। ये एक तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जो पोंगल है, उसी के दौरान ये सेलिब्रेशन ऑप्ट किया जाता है। जलीकट्टू को एरू थजुअल भी कहा जाता है। इसका बेसिकली मतलब होता है एम्ब्रेसिंग द बुल, मतलब बैल को गले लगाना। बेसिकली जो बैल होता है उसके सींग में कुछ प्राइज मनी होती है, और जो उसे टेम कर रहे होते हैं उन्हें बुल को पकड़ के या उसे कंट्रोल करके उस प्राइज मनी को उसमें से निकालना होता है। तो काइंड ऑफ बुल टेमिंग स्पोर्ट है ये तमिलनाडु का। ट्रेडिशनली पोंगल फेस्टिवल के दौरान इसे लंबे समय से वहाँ पे देखा जाता रहा है। जलीकट्टू का एंशियंट रेफरेंस हमें कई तरीके के सोर्सेज से मिलता है, जैसे कि मोहनजोदड़ो से जो सील डिस्कवर की गई, वहाँ पर हमें जलीकट्टू का रेफरेंस मिलता है। हमें पता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो 2500 यानी कि 2500 से लेकर 1800 BC के बीच की है। मतलब इतने पहले से ये जो स्पोर्ट है ये एग्जिस्ट कर रहा है। फर्दर जलीकट्टू का जो रेफरेंस है वो हमें संगम लिटरेचर में भी मिलता है। ये काइंड ऑफ वायलेंट स्पोर्ट है जहाँ पे बुल को टेम करने के बदले एक प्राइज़ दिया जाता है। पहले तो प्राइज़ मनी लगी होती थी, अब बाहर से अनाउंस कर दिया जाता है प्राइज़ को, और टेम करने के बाद वही प्राइज़ दे दिया जाता है। अगर वो उसे टेम कर पाए, कंट्रोल कर पाए, तो वो प्राइज़ उनका, और अगर नहीं कर पाए तो जो बुल ओनर है वो प्राइज़ उनका हो जाता है। अब देखिए, ये जो बुल टेमिंग स्पोर्ट है ये और ज़्यादा वायलेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज होता क्या है कि जब भी बुल को थोड़ा बहुत एग्रेसिव किया जाता है उसके बाद फील्ड में छोड़ दिया जाता है। वो एग्रेसिव होगा तो जो टेम करने वाले लोग हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत होगी और ये सोर्स ऑफ एन्जॉयमेंट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसके बाद इंसान अपना दिमाग लगाने लगता है। मैं आपको बता दूं कि जो ये बुल है वो नेचुरली पीसफुल एनिमल होता है। मतलब अगर आप उसे छेड़ेंगे नहीं तो अपने काम से काम मतलब रखता है। जैसे वंस आई वॉज देयर इन इलाहाबाद। मैं आपको एक सिंपल सी स्टोरी बताता हूँ, ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। मैं इलाहाबाद में था। इलाहाबाद में आप देखेंगे तो जो बुल या काउज हैं वो आपको सड़कों पे चलते हुए मिल जाएंगे। तो एक सड़क पर एक बुल खड़ा हुआ था, ठीक है। मैं और मेरे एक मित्र थे, हमें उस बुल के बिल्कुल पास से गुजरना था। तो मेरे मित्र डर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर हम नज़दीक जाएंगे तो ये बुल हमें मार देगा। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चलो, ये नहीं मारेगा। उन्होंने कहा नहीं, इसने मारा। तो मैंने कहा नहीं मारेगा, चलो। फिर हम उसके बगल से बिल्कुल नज़दीक से क्रॉस करके गए और उस बुल ने बिल्कुल इग्नोर मार दिया हमें। मतलब बिल्कुल देखा भी नहीं, मतलब कौन हो आप, उसको कोई टेंशन नहीं। वो चुपचाप आराम से खड़े होकर जुगाली कर रहा था। उसको कोई परवाह नहीं थी कि उसके बगल से कौन गुजरा। तो जो हमारे मित्र थे जो इलाहाबाद आए थे, उन्होंने कहा कि सर आपको कैसे पता कि ये मारेगा नहीं? मैंने कहा भाई साहब आप ये समझिए बात को कि वो सड़क पे पूरे दिन खड़ा है और हमारे और आपके जैसे 5000 लोग उसके बगल से डेली गुजर रहे हैं। अगर वो सबको मारने लग जाए तब तो वो मारते मारते मर जाएगा। वो क्यों मारेगा किसी को? वो शांति से खड़ा हुआ है, धूप सेक रहा है, जुगाली कर रहा है। उसको क्या फर्क पड़ता है कौन उसके बगल से गुजर रहा है? जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं तब तक वो वायलेंट नहीं होगा। एंड दैट इज द रीजन कि जलीकट्टू एक वायलेंट स्पोर्ट बन जाता है जिसमें जो एनिमल है उसके साथ क्रुएलिटी होती है। इस गेम को, इस स्पोर्ट को और एंटरटेनिंग बनाने के लिए इंसान अपने दिमाग लगाने लगता है, और दिमाग लगाने के दौर में उनके बॉडी पार्ट्स में मिर्च लगा दी जाती है, उन्हें पीटा जाता है, कई बार तो उन्हें वाइन पिला दी जाती है, शराब पिला दी जाती है, ताकि वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएं और जो टेम करने वाले लोग हैं उन्हें दिक्कत हो। अब यहाँ पे फिर एनिमल क्रुएलिटी इन्वॉल्व हो जाती है। मतलब जो ट्रेडिशनली गेम था, चलिए ठीक था, बुल को टेम करना था, प्राइज लेना था, दैट वाज ओके। लेकिन अब जो उनके साथ क्रुएलिटी की जा रही है इस गेम को और एंटरटेनिंग बनाने के लिए और टफ बनाने के लिए, वो गलत है। 2011 में इसी बात को संज्ञान में लिया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बुल को एनिमल्स की ऐसी लिस्ट में ऐड कर दिया जिनकी ट्रेनिंग या फिर एग्जीबिशन को प्रोहिबिट कर दिया गया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा ही मामला गया जहां पे कहा गया कि जलीकट्टू में जो बुल्स हैं उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उन्हें क्रुएलिटी की जा रही है उनके खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और जलीकट्टू को बैन कर दिया इस पिटीशन को आधार बनाकर। हालांकि 2017 में चूंकि वहां पे जो ट्रेडिशनली इस स्पोर्ट को एंजॉय करते आ रहे हैं उन्होंने इसका सख्ती से विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 2017 में तमिलनाडु की सरकार ने एक अमेंडमेंट पास किया सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 में, जहां भी उन्होंने जलीकट्टू को स्टेट में अलाउ कर दिया और प्रेसिडेंट से बाद में उन्होंने उसका रेटिफिकेशन भी ले लिया।
हालांकि जो एनिमल को बेचाने वाले ग्रुप्स हैं वो इसके लिए एक्टिव रहे और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक और रेफरेंस एक्सेप्ट किया और इस पूरे मामले को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास यानी कि 5 से ज़्यादा जजेस वाली बेंच के पास भेज दिया गया। ये मामला अभी भी पेंडिंग है। देखिए अगर स्पोर्ट के एम्बिट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे एनिमल की क्रुएलिटी इन्वॉल्व हो रही है तो जो लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं उन्हें भी आगे आना चाहिए कि नहीं ठीक है हम एंजॉय भले ही कर रहे हैं लेकिन एनिमल के साथ क्रुएलिटी वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो मामला रहा जलीकट्टू का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट के बारे में है। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉल्ट मैनेजर्स रेगुलेशंस 2021, जहां पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट बनाने की बात की। इसे शॉर्ट में आप EGR कह सकते हैं। क्या होगा ये, बिल्कुल आसान भाषा में बताता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आपके पास सपोज करिए कि 50 ग्राम सोना है, 10 ग्राम 50 ग्राम जो भी है, मुझे पता नहीं आपके पास कितना है, हो सकता है ज़्यादा हो सकता है ना हो। जो भी सोना आपके पास है आप उसे लेकर जाइए एक किसी एंटिटी के पास जिसके पास एक वॉल्ट हो या एक तिजोरी हो। आप अपना सोना 50 ग्राम इस वॉल्ट में जमा करवा दीजिए। कह दीजिए आप मेरा सोना इस वॉल्ट में जमा कर दीजिए जहाँ पर ये सिक्योर्ड होगा। जो वॉल्ट में सोना जमा करने वाली एंटिटी है वो पहले जांचेगी कि जो सोना आप उसे दे रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर वो अच्छी क्वालिटी का सोना है तो उसे उस वॉल्ट में रख दिया जाएगा और उस वॉल्ट के बदले में आपको मिलेगा एक EPR यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। अब भला आप ऐसा कर क्यों रहे हैं, और ये सोना इस वॉल्ट में रखने के बदले में जो आपको EPR मिला है, EGR एग्जैक्टली, गोल्ड रिसीट है ना, EPR नहीं EGR, इसका आपको थोड़ा बहुत चार्ज देना पड़ेगा क्योंकि वॉल्ट जो मैनेज कर रहा है उसे पैसे चाहिए ना। अब इसका फायदा ये होगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो EGR है, आप इसे लिस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में और इसे बेच सकते हैं। ऐसे कई सारे EGR जब जनरेट हो जाएंगे तो इनको फ्रिक्वेंटली शेयर मार्केट की तरह ट्रेड किया जाने लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिसीट होगी जिसके बैकग्राउंड में फिजिकल गोल्ड होगा, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे ही। इस तरीके से भारत में गोल्ड एक्सचेंज जो प्रपोज्ड है वो ऑपरेशनलाइज हो सकता है। गोल्ड एक्सचेंज की बात काफ़ी लंबे समय से चल रही है। जैसे हम शेयर्स को खरीदते बेचते हैं वैसे ही वहाँ पे सोने को खरीदा बेचा जा सकेगा। लेकिन अब सोने को हम ऑनलाइन कैसे खरीद बेच सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन खरीदने बेचने के लिए सोना कैसे ट्रांसफर कैसे होगा ना, फिजिकल गोल्ड तो हो नहीं पाएगा। तो फिजिकल गोल्ड को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, लेकिन EGR यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को बेचा और खरीदा जा सकता है अगर उसके बैकग्राउंड में सोना हो। जैसे जैसे सोने के दाम घटेंगे बढ़ेंगे या EGR के दाम घटेंगे बढ़ेंगे, वो वाइस वर्सा एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। इन्वेस्टर्स अब EGR में ट्रेड कर पाएंगे। जो ट्रांजेक्शन्स होंगे गोल्ड एक्सचेंज में उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिजिकल गोल्ड को EGR में कन्वर्ट करवाना, यानी कि आप वॉल्ट में जाइए, सोना रखिए और EGR लीजिए। फिर आप EGR को ट्रेड करिए स्टॉक एक्सचेंज में, और फर्दर जिसके पास EGR है वो चाहे तो उसे फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है। इस पूरे इकोसिस्टम को सेबी रेगुलेट करेगा। सोल रेगुलेटर होगा इस पूरे एक्सचेंज का। वो ये भी डिसाइड करेंगे कि जो वॉल्ट है वो अच्छे से मेंटेन हो रहा है, गोल्ड की क्वालिटी अच्छी है और जो डिलीवरी स्टैंडर्ड्स हैं वो भी फिक्स रहे। ये सारी बातें इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट के बारे में आपको समझ में आ गया ना आसान भाषा में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रेड सैंडर्स के बारे में है। IUCN ने यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने अभी हाल ही में रेड सैंडर्स को इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया, जो उनकी रेड लिस्ट है उसमें। इसके पहले इसे नियर थ्रेटेंड क्लासिफाई किया गया था 2018 में। अच्छा, अभी हाल ही में एक मूवी आई है, साउथ इंडियन मूवी है, टाइटल था पुष्पा। इस मूवी की जो सेंट्रल थीम है वो रेड सैंडर्स यानी कि चंदन की लकड़ी ही है। हालांकि उसमें रेड सैंडर्स के कंजर्वेशन की थीम अभी तो नहीं है, बता रहे थे कि ये उसका पहला पार्ट था। रेड सैंडर्स का जो इलीगल ट्रेडिंग होती है उसी के सेंटर में वो मूवी है। कंजर्वेशन पे तो अभी खैर कुछ नहीं है, मे बी सेकेंड पार्ट उसका आएगा तो हो सकता है ऐसा उसमें कुछ हो। जो रेड सैंडर्स है वो एक इंडियन एंडेमिक ट्री स्पीसीज है। एंडेमिक होने का मतलब है कि एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में ही आपको मिलेगी। तो बेसिकली ये जो हमें मिलता है वो मिलता है ईस्टर्न घाट में। ईस्टर्न घाट में जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका के कुछ रीजन्स हैं वहाँ पर बेसिकली हमें रेड सैंडर्स या चंदन की लकड़ी देखने को मिलती है। चंदन की लकड़ी अपने आप में बहुत प्रेशियस होती है, बहुत कीमती होती है। इसको उगने के लिए रॉकी या डिग्रेडेड लैंड चाहिए होती है, रेड सॉइल चाहिए होती है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है। IUCN की रेड लिस्ट में अभी इसे इंडेंजर्ड कर दिया गया है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 2 में है। इसमें कुछ थेरोपैटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब ये कई तरीके की बीमारियों को ठीक कर सकता है। कुछ कॉस्मेटिक और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, मतलब आप चेहरे पे चंदन का लेप लगाते हैं तो वो चेहरे में ग्लो लेके आता है, ठीक है। फर्दर पहले के लोग जो होते थे सिर दर्द होने पे भी वो जो चंदन का लेप है वो माथे पे लगा लिया करते थे, कहते थे उससे आराम मिल जाता है। तो कुल मिला के कॉस्मेटिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ तो रेड सैंडर्स में होती हैं। इसके अलावा फर्नीचर इंडस्ट्री में इसकी बहुत डिमांड होती है और जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसमें भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि जो 1 टन रेड सैंडर्स होता है उसकी कीमत
इंटरनेशनल मार्केट में 50 लाख टू 1 करोड़ हो जाती है। एंड दैट इज द रीजन कि इस लकड़ी को बहुत इलीगली ट्रेड किया जाता है। थ्रेट इसी वजह से है, स्मगलिंग, कई बार फॉरेस्ट फायर, कैटल ग्रेजिंग और कई सारे एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट्स हैं जिनकी वजह से रेड सैंडर्स को खतरा बना रहता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गेटवे टू हेल के बारे में है, यानी कि नरक का दरवाजा। धरती पर है एक नरक का दरवाजा अभी वर्तमान में। तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट ने अभी ऑर्डर दिया है कि एक्सपर्ट्स वो रास्ता निकालें जिससे कि हम इस नरक के दरवाजे को यानी कि गेटवे टू हेल को बंद कर सकें, क्योंकि अक्सर यहाँ से राक्षस या दैत्य निकलते रहते हैं जो धरती पर तबाही मचाते हैं। और कई बार तो कुछ लोग गलती से इस दरवाजे से नरक में भी चले गए, मतलब हेल में भी चले गए। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इसका केवल नाम गेटवे टू हेल है। ना तो यहाँ से कोई डेमन्स निकलते हैं, ना कोई राक्षस निकलते हैं, और ना ही वो धरती पर तबाही मचाते हैं, और ना ही आप इस रास्ते का इस्तेमाल करके हेल या फिर नरक में जा सकते हैं। इसका बस नाम गेटवे टू हेल है। बेसिकली ये 50 सालों से जल रहा है। आप समझ जाएंगे एग्जैक्टली ये है क्या। पहले इसकी लोकेशन देखिए। इसकी जो लोकेशन है ये आपको जो काराकुम डेजर्ट है वहाँ पर मिलेगी, और जो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अज़गाबाद उससे 260 किलोमीटर की दूरी पर इसकी लोकेशन है। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है गेटवे टू हेल। वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं नरक का दरवाजा देखने के लिए। काइंड ऑफ क्रेटर है ये जो पिछले 50 सालों से जल रहा है। नरक का दरवाजा गेटवे टू हेल नाम थोड़ा अजीब लग रहा था, तो तुर्कमेनिस्तान ने वहाँ पे 2018 में इसका नाम थोड़ा बदल दिया। उन्होंने कहा कि इसका नाम थोड़ा और अच्छा रखते हैं, तो इसे शाइनिंग ऑफ काराकुम रखा गया। अब लेकिन जो नाम है वो है, अब नाम बदल देने से कुछ हो थोड़ी जाएगा। अब देखिए ये तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। ये दरवाज़ा एक्चुअली में वहाँ पे एक विलेज है, रीजन है, उसे भी दरवाज़ा ही बोलते हैं। और यहीं पर ये काइंड ऑफ क्रेटर है। इसमें लगभग 50 सालों से आग जल रही है। अब ये हुआ कैसे कारनामा? देखिए क्रेटर कैसे बना, इसकी ओरिजिन को लेकर बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन एक जो नॉर्मल थियरी है वो ये है कि 1971 में पहले ये जो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जो सेंट्रल एशिया के 5 देश हैं, ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। तो यूएसएसआर ने ही उस समय 1971 में यहाँ पे ड्रिलिंग ऑपरेशन चलाया पेट्रोलियम की खोज के लिए। पेट्रोलियम तो नहीं मिला, लेकिन जब वो ड्रिलिंग कर रहे थे तो गलती से उन्होंने नेचुरल गैस के एक पॉकेट को हिट कर दिया। वो वहाँ पर उस हिट की वजह से एक क्रेटर बन गया, एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बन गया, और उसमें से मीथेन गैस निकलने लगी। ये सब कुछ गलती से हुआ था, उन्हें आइडिया नहीं था कि यहाँ पे कोई नेचुरल गैस का पैकेट है। मीथेन काफ़ी तेज़ी से निकल रही थी। जो एक्सप्लोरर्स से उन्हें लगा कि ऐसे तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी मीथेन निकल जाएगी, हम इसका करें क्या। तो इंसान को जब कुछ समझ में नहीं आता तो वो आग लगा देता है। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो उन्होंने आग लगा दी। बोले ठीक है इसी में आग लगा दो, जो थोड़ी बहुत मीथेन निकल रही है वो खत्म हो जाएगी। अब वो मीथेन इतनी थी कि वो निकल ही जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। उन्हें लगा था हो सकता है 2-4 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 50 दिन में बंद हो जाएगी आग, लेकिन वो 50 साल से जले जा रही है, जले जा रही है, मीथेन निकला जा रहा है, वो जले जा रही है, बंद ही नहीं हो रही है ये आग, और अभी तक जल ही रही है। इसीलिए चूंकि एक बड़ा सा क्रेटर है जिसमें आग जल रही है, तो इसे उन लोगों ने नाम दे रखा है गेटवे टू हेल। हालांकि कुछ लोग इस पे विवाद करते हैं। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये क्रेटर 1960 में नहीं बना था, 1980 में नहीं बना था, जो सोवियत थियरी है, बल्कि 1960 में ही बन गया था। इन्होंने तो बस बाद में जाके उसमें आग लगा दी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कुछ अच्छा लगा होगा उन्हें तो उन्होंने आग लगा दी। हालांकि एक कैनेडियन एक्सप्लोरर का ये भी मानना है कि ये क्रेटर उससे भी पुराना हो सकता है, बस इन्होंने बाद में हो सकता है उसको ऑब्जर्व कर लिया हो। तो रीज़न यही था। अभी देखिए क्लोज करने के 2 रीजंस हैं। एक तो ये मीथेन निकल रही है तो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, फर्दर मे भी वहाँ पे और एक्सप्लोरेशन करना चाहते हो नेचुरल गैस का, ताकि उसे इकोनॉमिकली यूज़ कर सकें। सो दैट वाज ऑल अबाउट गेटवे टू हेल। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिजिटल एम्बॉसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में है। जो विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स होते हैं पूरे देश में, वो जल्दी ही ब्रेल मैप डिज़ाइंस एक्सेस कर पाएंगे, जिन्हें डिजिटल एम्बॉसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है। इसमें डिजिटली जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाएंगे उनमें एक उभार देखने को मिलेगा। इसके पहले तक प्रिंटिंग प्लेट्स इस्तेमाल की जाती हैं। आप वहाँ पे रेलवे वगैरह पे भी जाइए तो वहाँ पे दूसरी जगहों पे भी, रेलवे में या फिर एयरपोर्ट्स पे, आपको ब्रेल में प्रिंटेड कुछ चीज़ें मिलती हैं जिन्हें छूकर जो लोग विजुअली चैलेंज्ड हैं या फिर दिव्यांग हैं वो पढ़ सकते हैं। इसके ज़रिए अब हमें प्रिंटिंग प्लेट्स, मॉल्स या केमिकल्स का कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हम और तेज़ी से जो ब्रेल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार कर पाएंगे। जो डीईटी टेक्नोलॉजी है इसे इंट्रोड्यूस, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, और इसे कर रहा है नाटमो। नाटमो का फुल फॉर्म है नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। सिग्निफिकेंस यही रहेगी कि मैपिंग का प्रोडक्शन थोड़ा तेज हो जाएगा और ब्रेल मैप लोगों के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल होंगे। नाटमो की बात करते हैं। नाटमो को 1997 में सेटअप किया गया था। ये एक सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के तहत, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के तहत काम करती है। हेडक्वार्टर्ड है कोलकाता में। फंक्शन यही है कि ये नेशनल एटलस ऑफ इंडिया हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में कंपाइल करते हैं, थीमेटिक मैप्स प्रिपेयर करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के बारे में है।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये एक्सपेक्टेशन है कि जो फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस है, एफओसी है, जो वेरिएंट एयरक्राफ्ट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, उन्हें 2022 में इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया जाएगा। LCA मैक 1A उम्मीद है कि ये अपनी उड़ान भर सकेगा जून 2022 में। ये है क्या ओवरऑल, ये समझते हैं। 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक डील साइन की थी हेल के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ, जिसके तहत हेल को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने थे 73 LCA तेजस मैक 1A फाइटर एयरक्राफ्ट और 10 LCA मैक 1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, क्योंकि फाइनल एयरक्राफ्ट उड़ाने के पहले ट्रेनिंग देनी होती है पर्सनल को, तो उसके लिए ट्रेनर एयरक्राफ्ट अलग से होते हैं। जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें 2 सीट्स होती हैं, जिसमें एक ट्रेनर बैठता है और एक ट्रेनी बैठता है। बाकी जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं उस पर एक सीट भी हो सकती है। जो मैक 1A होगा वो मैक 1 वेरिएंट के 40 मॉडिफिकेशंस के बाद तैयार हो रहा है। मतलब ये मैक 1A मैक 1 वेरिएंट का एडवांस वर्जन है। इसके 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं। पहला तो ये है कि हमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मिले जो हल्का हो और तेजी से उड़ान भर सकता हो, कई सारे रोल प्ले कर सकता हो। दूसरा कि जैसे हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है एरोनॉटिकल, वो वेस्ट की तुलना में अभी भी कमतर है, हमें उसे बेहतर करना है, गैप को फिल करना है। LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डिजाइन किया जा रहा है ADA के द्वारा, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा, जो कि DRDO के तहत काम करती है, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो पहला LCA स्क्वाड्रन नंबर 45 था, जिसे नाम दिया गया फ्लाइंग डैगर्स, उसे फॉर्म किया गया 2016 में, जिसमें इन एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया जाने लगा। जो सेकंड LCA स्क्वाड्रन था नंबर 18, इसे नाम दिया गया फ्लाइंग बुलेट्स। ये ऑपरेशनलाइज हुआ 2020 में। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बनाने की बात 1984 में 1984 में की गई थी। LCA हल्के, छोटे और टेललेस मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर्स होंगे जो बहुत ही तेजी से अपने ऑपरेशंस कंडक्ट कर पाएंगे। फर्दर इन्हें प्रेसिशन गाइडेड एयर टू एयर और एयर टू सरफेस वेपन्स को हिट करने के लिए तैयार किया गया है। LCA की टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट की गई फॉर द फर्स्ट टाइम 2001 में। ये 4.5 जनरेशन के मल्टी रोल फाइटर जेट्स थे जिन्हें इंडिजिनियसली बनाया गया था, और 2003 में जो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उन्होंने इसे नाम दे दिया था तेजस, और अभी उनका वही नाम इस्तेमाल किया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल निसार के बारे में है। निसार मिशन 2023 में लॉन्च होने की संभावना है। इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। मतलब इसमें नासा और इसरो दोनों ही इन्वॉल्व हैं। ये अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है, मतलब धरती को हम ऑब्जर्व करेंगे क्या चल रहा है इधर। तो ऑब्जर्व हमें करना क्या है, देखिए धरती को जब मन में आता है, जिधर मन में आता है थोड़ा बहुत खिसक खिसक जाती है। मतलब इसके ऊपर की जो चट्टानें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, आइसबर्ग्स हैं, उनको जब जिधर मर्जी आती है वो खिसक जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन अब हम उनके ऊपर निगाह रखेंगे और उसके में जो निसार है वो हमारी मदद करेगा। निसार अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है जिसके जरिए अर्थ के किसी एरिया पे जो सरफेस मूवमेंट हो रहा है हम उसे डिटेक्ट कर पाएंगे। अगर 0.4 इंचेस भी खिसके तो हमें आइडिया लग जाएगा कि बेटा आप खिसके हो, पहले आप इधर थे और अभी आप इधर आ गए हो। निसार नाम इसीलिए दिया गया है, नासा इसरो सार। सार का मतलब सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसका इस्तेमाल हम अर्थ के सरफेस पे होने वाले चेंजेस को मेजर करने के लिए करेंगे। ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस निकालेगा। ध्यान दीजिएगा, ये रडार क्लाउड और डार्कनेस दोनों में पेनिट्रेट करके इमेजेस को कैप्चर कर सकता है, यानी कि नाइट हो या फिर खराब वेदर हो, दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, रडार्स क्लाउड को क्रॉस करके देख सकते हैं। फंक्शंस की बात करें तो ये 12 दिनों में पूरे ग्लोब को स्कैन कर लेगा। ये अर्थ के लैंड, आइस शीट्स, सी आइस सबका एक बढ़िया सा व्यू तैयार करेगा। नासा क्या करेगा भाई इसमें? नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा जो USA की स्पेस एजेंसी है, ये सैटेलाइट के लिए रडार तैयार करेंगे, हाई रेट कम्युनिकेशन सब सिस्टम साइंस डेटा के लिए तैयार करेंगे, GPS रिसीवर देंगे और पेलोड डेटा सब सिस्टम भी तैयार करेंगे। फॉर जो निसार है वो लार्जेस्ट रिफ्लेक्टर एंटीना इसमें जो इस्तेमाल किया जाएगा वो नासा ही देगा, और ये नासा के द्वारा बनाया गया अभी तक का सबसे बड़ा रिफ्लेक्टर एंटीना होगा। इसरो क्या काम करेगा? इसरो जो है वो स्पेसक्राफ्ट बस बनाएगा, सेकंड टाइप ऑफ रडार जो एस बैंड रडार है वो बनाएगा, और लॉन्च व्हीकल, ये सब हमारी जिम्मेदारी होगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बुंगलोती के बारे में है। बुद्धिस्ट मॉन्क जो सेफ्रान रोब पहनते हैं, यानी कि केसरिया रंग का लबादा, उसमें जो वो बुंगलोती का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे आसाम में जो विलेजेस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है। बुंगलोती है क्या बेसिकली? बुंगलोती एक क्रीपर है, यानी कि लता है जो पेड़ों पे चढ़ जाया करती है। बेसिकली ये जैक फ्रूट ट्री जो होता है, यानी कि जो कटहल का पेड़ होता है, उसकी रूट्स के साथ चिपक जाते हैं, और उसके बाद इनमें से एक सैफरन डाई निकलती है जिसका इस्तेमाल बुद्धिस्ट मॉन्क अपने कपड़े के कलर को चेंज करने के लिए करते हैं। जो बुद्धिस्ट भिक्षु होते हैं आसाम के, वही इसका इस्तेमाल करते हैं। जो बुद्धिस्ट विलेज है ईस्टर्न आसाम का,
जो कि चराई देव डिस्ट्रिक्ट में है, उन्होंने तो एक फॉरेस्ट को भी अडॉप्ट कर लिया है प्रिजर्व करने के लिए, चारा रिजर्व फॉरेस्ट। इसके ये सारी बातें तो आपने समझ ही ली हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में है, जो 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये फ्लैगशिप इवेंट होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, जिसके माध्यम से हम ओवरसीज इंडियंस के कनेक्शन को, एंगेजमेंट को इंश्योर करते हैं। जो ओवरसीज इंडियंस ने इंडिया के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया है, हम उस चीज़ को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं। महात्मा गांधी जी इसी दिन 1915 में भारत लौटे थे, एंड दैट्स वाई इसे प्रवासी भारतीय दिवस कहते हैं। इस बार की थीम रही कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। आइए रिवीजन करते हैं। रेड सैंडर्स नियर थ्रेटेंड है, गलत। इंडेंजर्ड है। निसार ये इसरो और नासा का एक अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है, दैट्स ट्रू। गेटवे टू हेल या डोर टू हेल ईरान में है, गलत। तुर्कमेनिस्तान में है। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, सही। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन नाटमो जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत काम करता है, ये गलत है, बिकॉज अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जो नाटमो है वो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के तहत। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको मजेदार लगा होगा और आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।